वो अर्थ मैग्नेटिज्म पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम आज की डेट में जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो 99% सब फैराडे के डिस्कवरी की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में जानते ही हो, केमिकल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी कि बैटरीज जिनको बोलना है। और फिर भी बैटरीज को चार्ज करने के लिए फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे विंड मिल हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सब के सब एक ही तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने क्या पता लगाया, और इस फिनोमिनन को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई है, इसीलिए नाम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने पता लगाया कि अगर एक मैग्नेट हम लें और इस मैग्नेट को एक वायर लूप के पास, इधर हम मान लो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं ये देखने के लिए कि करंट आ रहा है कि नहीं। इस लूप में कोई सेल या बैटरी नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, सेल या बैटरी एनर्जी का सोर्स है। तो इन्होंने क्या पता लगाया कि अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाते हैं तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कि ये इसका एक्सिस है, कॉइल का एक्सिस। ठीक, तो करंट इंड्यूस हो जाता है गैल्वेनोमीटर में। मान लो इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ये ऐसे कॉइल में करंट जाएगा। ठीक है, ये फैराडे को दिखाई दिया। नॉर्थ पोल को पीछे की तरफ हटाते हैं तो भी करंट इंड्यूस होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाने के बजाय अगर इधर ले जाएंगे तो भी करंट इंड्यूस होगा, बट डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन। साउथ पोल को अगर पास या दूर लाते हैं तो भी ऐसा ही होता है, बट डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो जाएगा। जैसे भी नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो इस तरह का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही सेम डायरेक्शन तब दिखेगा जब साउथ को पास लाएंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नेट को अगर हम कॉइल के पास रख कर छोड़ देते हैं, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, हमें कोई करंट दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स मैग्नेट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। मैग्नेट अगर मूव करेगा कॉइल के पास तभी डिफ्लेक्शन होगा, यानी तभी करंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैग्नेट को हम जो दूर या पास ले जा रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा तेज़ी से ले जाएंगे दूर या पास, दोनों ही केस में करंट हमें मिलेगा, बट धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तेज़ी से ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नेट को फिक्स कर दें, कॉइल को रोटेट करें या आगे पीछे लाएं तो उस केस में भी हमें करंट इंड्यूस मिलेगा। तो ये सब फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, फिर इसका थ्योरी डेवलप किया गया जिनको बोला गया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं तो जिन लोगों ने इन्वेंट किया उनका भी नाम इसमें ऐड किया गया। जैसे एक नाम है लेंस, लेंस लॉ तुमने पढ़ा होगा। लेंस का जो लॉ है वो ये बताता है कि डायरेक्शन किधर होगा। जैसे अभी हमने देखा ना, मैग्नेट को पास लाए या दूर लाए उसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन का और करंट इंड्यूस का डायरेक्शन और मैग्नेट के मूवमेंट का डायरेक्शन, इनका रिलेशन लेंस लॉ से पता चलता है। और जो दूसरा लॉ है कितना होगा उसको न्यूमन्स लॉ बोलते हैं। न्यूमन, NEUMAN, न्यूमन्स लॉ, उससे पता चलता है कि कितना होगा। तो फैराडे के इस डिस्कवरी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने फैराडे को बोला गया तो वो नहीं कर पाए, बट उनका और एक आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का जो आइडिया है भले ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, बट उसकी एक्चुअल डिस्कवरी की है फैराडे ने। जब उनसे पूछा गया कि ठीक है ऐसे हो रहा है बट इसको एक्सप्लेन भी तो करो, कुछ तो साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए इसका, तो उन्होंने ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर हम कहते हैं इसका मतलब फील्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा। तो फील्ड क्या चीज़ होती है? जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में हम जानते ही। कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमें पता है, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। मान लो कोई बॉक्स रखा है उसको हम हाथ से धक्का दे रहे हैं तो हाथ और बॉक्स कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स,
मास बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स। हालांकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी पहले था, बट वो फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, सन इतनी दूर है, अर्थ यहाँ है, बीच में कुछ नहीं है, तो फोर्स कैसे एक्ट करता है, मैग्नेट्स मैग्नेट्स के बीच में फोर्स कैसे एक्ट करता है, सारी चीजें फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन होती है। और फील्ड का कॉन्सेप्ट फैराडे ने पहली बार सोचा इसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच में अगर कोई मीडियम नहीं भी है तो भी ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से मटेरियल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फील्ड, फील्ड ऑफ फोर्स, फोर्स का फील्ड है। तो यहाँ जो फोर्स है वो है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इनफैक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसका फील्ड है। तो मैग्नेट को पास या दूर लाने से क्या होता है, तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फील्ड लाइंस मैग्नेट के केस में दिखाई देते हैं, तुमने खुद भी देखा है 10th क्लास में, अगर मैग्नेट को रख दें और आसपास आयरन का पाउडर, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, उसको डाल दें और थोड़ा टैप करें तो वो लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये आइडिया है कि हाँ यहीं यहीं पे फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर आके आयरन के फिलिंग्स जमा हो गए। तो वो जो लाइंस दिखाई दिए उन्हीं को बोल दिया फील्ड लाइंस। मैग्नेट से रिलेटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले क्लास में। तो फील्ड लाइंस के बेसिस पे हम फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास है वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ वीक होगा, एंड सो ऑन, जो दूसरी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। तो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, जब हम पास लाएंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूर ले जाएंगे तो फील्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैग्नेट को यहीं रखा और कॉइल को घुमाया, तब क्या होगा, मैग्नेट यहीं है कॉइल भी यहीं है, तब तो फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका जवाब उन्होंने दिया फ्लक्स की हेल्प से। समझ में आई बात क्या, अगर हम बोले कि फील्ड वीक या स्ट्रॉन्ग होने से इंड्यूस होता है, तो फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट में उन्हें दिखा कि मैग्नेट तो यहीं पे रखा हुआ है, कॉइल भी यहीं है, दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो इट मीन्स फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, बट कॉइल को रोटेट करने से भी यहाँ पर हमें करंट इंड्यूस दिखाई दिया। इट मीन्स ये पूरी बात नहीं है कि फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होने से इंड्यूस हुआ। तो फिर फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। तो उनका कहने का मतलब था कि फील्ड के स्ट्रेंथ की वजह से इंड्यूस नहीं होता है, एक हम कॉन्सेप्ट सोचते हैं फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से होता है, फ्लक्स में जब चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स क्या चीज़ है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार और बता देते हैं। जैसे अगर हम सनलाइट में जाएं, धूप में चले जाएं, ठीक है, सनलाइट नहीं धूप में ही चले जाएं सीधा, स्पेशली दोपहर के टाइम में जब सन एकदम सर पे होता है हमारे, जब सनरेज सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरते हैं, उस समय अगर हम एक नोटबुक को लेके जाएं और ऐसे रखें तो नोटबुक का पूरा शैडो हमें नीचे दिखाई देगा। बट अगर हम उस नोटबुक को धीरे धीरे ऐसे टर्न करें तो वो शैडो छोटा होता चला जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल कर दोगे तो खाली एक लाइन दिखाई देगी। अगर वो बहुत पतली नोटबुक है, एक पेपर है मान लो, तो वो लाइन भी नहीं दिखाई देगी। तो तुम ऐसे ही फ्लक्स को समझ सकते हो। तो वो जो शैडो बन रहा है वो किसका फ्लक्स है, जो सन रेज आ रहे हैं उनका फ्लक्स है, पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, तो उस एरिया से परपेंडिकुलरली जो सन रेज पास हो रहे हैं वही उन सन रेज का फ्लक्स होगा, पासिंग थ्रू दैट एरिया। तो वैसे ही यहाँ पे सन रेज की वजह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड, एक बार किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि जैसे हम बोलते हैं फील्ड लाइंस के बीच का गैप वो फील्ड स्ट्रेंथ को शो करता है। तो कोई स्टूडेंट उसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज एक गिवन स्पेस में 4 लाइंस बनाता है, कोई स्टूडेंट उसी फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए 8 लाइंस बनाता है। सेम फील्ड है, सेम स्पेस है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फील्ड स्ट्रांग है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। उसी फील्ड को किसी ने 4 लाइन से रिप्रेजेंट किया, किसी ने 8 लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो हम कैसे बताएंगे, हाँ दोनों के कंपैरिजन से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रॉन्गर होगा ये वीकर होगा। बट अगर एक स्टूडेंट को नहीं पता है कि दूसरे ने क्या बनाया, तो कैसे डिसाइड होगा कि कितने लाइंस बनाने चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई उतनी जगह में 2 लाइंस बनाएगा, कोई उतनी जगह में 4 लाइंस भी बना सकता है, कोई 8 भी बना सकता है। तो इसका आंसर है कि वो जो लाइंस हम बनाते हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी तभी हम बता पाएंगे कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है, जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो ये सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक जैसे होता है ना कोई चीज़ हम देख नहीं सकते तो हम उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे
कुछ पिक्चर बनाते हैं, भगवान का पिक्चर देखा नहीं है बट हमने अंदाजा लगाया कि ऐसे होंगे। वैसे ही तो फ्लक्स क्या है, वो फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं होता है। तो फैराडे का भी वही प्रॉब्लम था, उनके पास आइडिया था, उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी, बट उनके पास मैथमेटिक्स नहीं था। तो उन्होंने यही पिक्टोरियल मेथड जो है, वही बात बोलते हैं ना कि क्या तो स्टेटमेंट है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उनकी नीड थी कि इसको एक्सप्लेन करें, मैथ्स उनको पता नहीं थी, तो कैसे एक्सप्लेन करें। तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सोचा, और जो कि बहुत ही अपने आप में रिमार्केबल आइडिया है, जो और भी बहुत जगह बाद में यूज़ हुआ, अभी तक यूज़ हो रहा है। तो भले ही इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, बट ये एक बहुत आसान तरीका है समझने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि इससे ये प्रूव होता है इन एक्सपेरिमेंट से कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, मतलब है फ्लक्स से। और फ्लक्स क्या चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने कैसे लिखा था, ई डॉट डी एस। अगर छोटा एरिया है तो डी एस डी फाई हो जाएगा, अगर पूरा एरिया हमें पता है तो ई डॉट एस लिख सकते हैं। यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी तरह से। क्लास के बीच में बैठो, थोड़ा कंप्लीट होने दो, गुस्सा आ रहा हो तो चले जाओ, तो ठीक है। अलर्ट हो, ऐसे सीधे बैठो, नींद चली जाएगी। बैकबोन सीधा करो, पैरों को फ्लैट रखो नीचे, नींद नहीं आएगी। हम पैरों को पीछे मोड़ के ऐसे क्रॉस कर लेते हैं या ऐसे फैला लेते हैं तो सुस्ती आने लगती है। साहू को तो बहुत देर से आ रही है। बैकबोन सीधा रखो, पैरों को फ्लैट रखो और हाथ ऐसे आगे रखो, जैसे देखा नहीं आर्मी ट्रेनिंग में ऐसे बैठते हैं आगे, तो नींद नहीं आएगी। फिर थोड़ी देर इसको पूरा कर लेते हैं फिर। तो ऐसे ही हमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि ये आइडिया उसी से आया है, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद ही आया। हमारे सिलेबस में ये पहले आ गया, वो अलग बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसे ही है। सपोज एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, मान लो एस है, तो इसका एरिया वेक्टर हमने बनाया। ये सब चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें पता है, तो बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है थीटा एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको फाई बी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने फाई ई लिखा था, तो क्या आ जाएगा, बी डॉट एस, यानी बी एस कॉस थीटा। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा एरिया है रेगुलर शेप का, रेगुलर शेप मीन जिसको एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या सर्कुलर, स्फेरिकल, इनके लिए फार्मूला होता है। बट ऐसे सरफेस जिनके लिए कोई फार्मूला नहीं है, आलू का सरफेस, तो उसको उस एरिया को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं, यानी इरेगुलर शेप के जो एरिया होते हैं, तो उनके लिए फ्लक्स हम एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ कर लिया, बिकॉज यहाँ पे एस का मतलब हमें पता है, इस रेक्टेंगल का एरिया, डायरेक्शन भी पता है। ऐसा इरेगुलर शेप का अगर कोई सरफेस होता तो हम कोई फार्मूला से डायरेक्ट यहाँ एस नहीं लिख पाते। और क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि थीटा हर जगह अलग अलग होता। मान लो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम इस एरिया के डिफरेंट पार्ट्स को देखें, मान लो यहाँ पर एरिया देखा, तो ये एरिया वेक्टर यहाँ ऐसे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम एरिया बनाते हैं एरिया वेक्टर, तो फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ अगर हमने एरिया वेक्टर बनाया तो वो ऐसे आ रहा है। तो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट एंगल आ रहा है, तो सब जगह थीटा सेम नहीं होगा। तो इसका तरीका होता है कि हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। तो स्मॉल एरिया मान लो डी एस है, चलो इसको लेते हैं डी एस, यहाँ पे कोई एंगल वैल्यू आ रही है एंगल की, ये थीटा है। तो पहले स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स लिखा जाता है डी फाई बी, क्या लिखेंगे, डी डॉट डी एस। फिर पूरे सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करना होता है फाई बी, इसको पूरे सरफेस के लिए, क्लोज्ड या ओपन वो बाद में देखेंगे, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना होगा। बट इंटीग्रेशन करने के लिए बी इन टर्म्स ऑफ एस पता होना चाहिए, या दोनों एक कॉमन क्वांटिटी के टर्म्स में हमें मालूम होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो एफ हैज़ टू बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन ओनली यू कैन इंटीग्रेट। एफ वाई का फंक्शन है और इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हुआ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको वेबर बोलते हैं, सिंबल में
WB ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये हो जाता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। ईएमएफ वाली बात इसलिए है कि मान लो अगर लूप कंप्लीट नहीं होता, कहीं पे ब्रोकन होता लूप, सपोज ऐसे होता, तो करंट तो फ्लो नहीं होता, बिकॉज करंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे लूप हमारा टूटा हुआ है, तो क्या होगा, करंट तो होगा नहीं। तो इसका आंसर है कि भले ही करंट नहीं होगा बट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी विल डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल पास आ रहा है या दूर जा रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है या दूर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। बिकॉज ये हमने देखा है कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ पर, और पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल पास आ रहा है, वो दूर आ रहा है या दूर जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस फैराडेज लॉज और बता देते हैं फिर छुट्टी। तो फैराडेज लॉज ये है कि ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फाइव। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब धीरे धीरे अगर मैग्नेट को चलाया तो कम इंड्यूस होगा, तेजी से चलाएंगे तो ज़्यादा इंड्यूस होगा। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू केवल पता है, बीच का कुछ नहीं पता, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें कंटिन्यूअस चेंज पता है तो वहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है ND∅/dt। कंटिन्यूअस चेंजेस के लिए कैलकुलस से रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता है तो डेल्टा करके निकालते हैं, डिफरेंस करके। ये फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जिसको लेंज लॉ भी बोलते हैं, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। तो डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, क्योंकि बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ईएमएफ होता है एनर्जी का एक फॉर्म। ईएमएफ का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भले ही फोर्स है, नाम में फोर्स है, बट वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ यूनिट चार्ज या वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है, और एनर्जी तभी मिल सकती है जब दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने खर्च किया हो। तो लेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब तक हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह का होगा कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करे, ये लेंज लॉ बोलता है। फ्लक्स में चेंज की वजह से ही ईएमएफ आया है, और ईएमएफ का पोलैरिटी या कह लो कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मतलब जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लाने से करंट इंड्यूस हो रहा था, तो करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को पास आने से रोके। और नॉर्थ पोल को पास आने से कैसे रोकेगा, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट पास होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो एसिमेट्रिक फील्ड यानी नॉर्थ इधर होगा। तो यहाँ जब नॉर्थ को पास ला रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहिए कि मैग्नेट के साइड से देखने पर इधर नॉर्थ बन जाए। तो कॉइल में बनने वाला नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ को अपोज करेगा, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए। और अपोज करना जरूरी क्यों है, बिकॉज अगर अपोज नहीं किया, नॉर्थ पोल इधर आ रहा है और मान लो इधर साउथ पोल बन गया, तो साउथ तो नॉर्थ को खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। बिना एनर्जी खर्च किए ही मैग्नेट इधर चली जाएगी, बिना एनर्जी खर्च किए दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च करने से ही दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलता है। अगर ऐसा होता अपने आप से ही, खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो दुनिया भर में मारकाट मची हुई है एनर्जी रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, वो नहीं होती। NPCIL भी नहीं होता, AECS भी नहीं होता, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एनर्जी के लिए हो रहा है।
और यहाँ हमें ऐसे ही एनर्जी मिल रही है मुफ्त में, मैग्नेट रख दी कॉइल के पास, खुद ही चली जा रही है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is to be in such a direction that it opposes the cause due to which it is induced। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, यानी जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो ये फैराडेज लॉस, बाकी इसका आगे बाद में पढ़ेंगे।